आज के इस गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो चिकित्सा विज्ञान मतलब मेडिकल साइंस का एक बेहद गंभीर और क्रिटिकल टॉपिक है। हाँ, ये सच में एक बहुत ही अहम मुद्दा है। सभी का स्वागत है इस चर्चा में। जी, और हमारा आज का जो मिशन है ना वो है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसे मेडिकल टर्म्स में आमतौर पर DKA कहा जाता है। हम इसके दौरान मरीजों को इमरजेंसी रूम में तुरंत फ्लूइड यानी तरल पदार्थ देने के मूल नियमों को गहराई से समझने वाले हैं। बिल्कुल, और ये एक ऐसी आपातकालीन स्थिति होती है जहां हर एक मिनट, हर एक डिसीजन बहुत मायने रखता है। सटीकता और तय नियम यहाँ सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। सही कहा आपने। तो हम उन स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स की चर्चा करेंगे जो ऐसी मेडिकल इमरजेंसी में लाइफ सेविंग साबित होते हैं। ये जानकारी किसी के लिए भी बहुत दिलचस्प हो सकती है जो ये समझना चाहता है कि आपातकाल में डॉक्टर्स कैसे डिसीजन लेते हैं और ह्यूमन बॉडी अचानक आए इन बदलावों पर कैसे रिएक्ट करती है। और सबसे बड़ी बात कि ये डिसीजंस हवा में नहीं लिए जाते, इनके पीछे एक पूरा साइंस होता है। ठीक है, आइए ऐसे समझते हैं। जब किसी को DKA होता है तो सबसे पहली और सबसे अर्जेंट जरूरत होती है उनके शरीर में तरल पदार्थ को वापस लाना। जी, क्योंकि शरीर पूरी तरह से सूख चुका होता है। एग्जैक्टली और हमारी चर्चा का विषय स्पष्ट रूप से बताता है कि इस एग्रेसिव हाइड्रेशन की शुरुआत 0.9% सोडियम क्लोराइड से होती है। लेकिन यहाँ सुनने वालों के दिमाग में एक सवाल जरूर उठ सकता है कि आखिर यही स्पेसिफिक सोल्यूशन क्यों? हाँ, ये सवाल बहुत आम है। मतलब प्लेन वाटर या कोई और आम फ्लूइड क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। देखिए, 0.9% सोडियम क्लोराइड का चुनाव अपने आप में इमरजेंसी मेडिसिन की बारीक समझ को दर्शाता है। DKA की स्थिति में मरीज का शरीर एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन से गुजर रहा होता है। सूख जाता है पूरा अंदर से। बिल्कुल, कोशिकाएं यानी सेल्स पूरी तरह से सूख चुकी होती हैं। अगर ऐसे में नसों के जरिए सीधा साफ पानी शरीर में भेज दिया जाए तो वो सेल्स के अंदर एकदम से घुस जाएगा और सेल्स फूल कर फट सकती हैं शायद। हाँ, वही खतरा होता है। सेल्स फट सकती हैं। इसलिए 0.9% सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है, जिसे आम भाषा में हम नॉर्मल सेलाइन भी कहते हैं। ये एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक का मतलब अगर थोड़ा आसान भाषा में समझें तो? इसका सीधा सा मतलब है कि इस घोल में नमक का अनुपात बिल्कुल उतना ही रखा गया है जितना हमारे शरीर के खून और नेचुरल फ्लूइड्स में पहले से होता है। अच्छा, तो एक बैलेंस बना रहता है। एग्जैक्टली। तो जब ये फ्लूइड नसों में जाता है तो ये शरीर के अंदर एक सटीक संतुलन बनाता है। ये कोशिकाओं को झटका दिए बिना खून का वॉल्यूम वापस बढ़ाता है। ये प्रोटोकॉल का सबसे पहला और सबसे अहम कदम है जो आगे की पूरी रिकवरी की नींव रखता है। जी हाँ, नींव वहीं से बनती है। मतलब ये सिर्फ पानी की कमी पूरी करने का सवाल नहीं है, बल्कि उस कमी को किस केमिकल बैलेंस के साथ पूरा किया जा रहा है ये ज्यादा जरूरी है। सही पकड़ा आपने, बैलेंस सबसे अहम है। चलिए, ये तो हुई बेस फ्लूइड की बात। लेकिन इस गहरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा और जरूरी हिस्सा है वो है इस फ्लूइड को देने का समय, यानी टाइमलाइन और उसकी मात्रा। पर ऐसा होता नहीं है। प्रोटोकॉल में इसका एक पूरा सटीक एकदम मैथ बेस्ड शेड्यूल दिया गया है। आइए इस टाइमलाइन को थोड़ा डिटेल में खोलकर देखते हैं। इस नियमावली के मुताबिक सबसे पहले घंटे में मरीज को पूरा 1 लीटर फ्लूइड दिया जाता है, जो कि काफी बड़ी मात्रा है अगर हम सोचें तो। वही मैं सोच रहा था। अगर इसकी कल्पना की जाए तो 1 लीटर की आम पानी की बोतल का पूरा वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट के अंदर नसों के जरिए शरीर में डाला जा रहा है। मुझे लगता है ये वॉल्यूम बहुत बड़ा है और स्पीड बेहद तेज है। देखने में बिल्कुल ऐसी ही लगता है। क्या ये अचानक दिया गया लोड शरीर के लिए किसी शॉक जैसा नहीं होता? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आक्रामक शुरुआत ही दरअसल मरीज को एक बड़े शॉक से बाहर निकालने के लिए होती है। अच्छा, मतलब शॉक से बचाने के लिए शॉक देना। एक तरह से हाँ। जब एक मरीज DKA की स्थिति में हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसका ब्लड प्रेशर अक्सर बहुत लो होता है। नसें फ्लूइड की कमी से पूरी तरह पिचक चुकी होती हैं। उस पहले 1 घंटे में 1 लीटर फ्लूइड देना एक रेस्क्यू मिशन की तरह काम करता है। तुरंत जान बचाने वाला कदम। बिल्कुल। इस तेज गति का मकसद शरीर को संभालने का वक्त देना नहीं है, बल्कि गिरते हुए सिस्टम को तुरंत एक बड़ा पुश देना है ताकि दिल और दिमाग जैसे अहम अंगों तक खून का प्रवाह दोबारा ठीक से शुरू हो सके, जो कि उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। सही कहा। लेकिन प्रोटोकॉल की खासियत इस पहले घंटे में नहीं है, बल्कि इसके बाद आने वाले पैटर्न में छिपी है। हाँ, क्योंकि ये सिलसिला इसी स्पीड पर तो आगे नहीं बढ़ता। अगर उस शेड्यूल को देखा जाए तो आगे का नियम काफी बदल जाता है। पहले घंटे में 1 लीटर देने के बाद अगले 2 घंटों के दौरान फिर से 1 लीटर फ्लूइड दिया जाता है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि मात्रा अभी भी वही 1 लीटर है। वही 1 लीटर है, लेकिन अब समय दुगना हो गया है। यानी स्पीड सीधी आधी हो गई। पहले 1 घंटे में 1 लीटर था, अब 2 घंटे में 1 लीटर है। सही कैलकुलेशन है। उसके बाद वाले कदम में नियम कहता है कि अगले 4 घंटों के दौरान 1 लीटर फ्लूइड दिया जाए। यहां गति और भी ज्यादा आधी हो गई और आखिर में उसके अगले 6 घंटों के दौरान 1 और लीटर फ्लूइड देने का निर्देश है। तो एक पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया। हाँ, अगर इस मैथ को एक फ्लो में समझा जाए, पहले 1 घंटे में 1 लीटर, फिर 2 घंटे में 1 लीटर, फिर 4 घंटे में 1 लीटर और अंत में 6 घंटे में 1 लीटर। ये लगातार धीमी होती हुई ढलान जैसा पैटर्न क्यों बनाया गया है? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। अगर शरीर को फ्लूइड चाहिए ही तो लगातार तेज स्पीड क्यों मेंटेन नहीं की जाती? पहुंचा सकती है। इस पूरे शेड्यूल को क्रमिक रूप से फैलाया गया है, धीमे, फिर और धीमे और उससे भी धीमे, ताकि शरीर आराम से उसको प्रोसेस कर सके। एग्जैक्टली। पहले घंटे का काम था ब्लड प्रेशर को ठीक करना और नसों में वॉल्यूम लाना, लेकिन एक बार जब वो हो गया तब शरीर को इस नए आए फ्लूइड को अपने सिस्टम में एब्जॉर्ब करने के लिए वक्त चाहिए। पूरा टाइम लगता है उसको ठीक से सेट होने में। सही कहा। अगर लगातार पहले घंटे की स्पीड से ही अगले 8-10 घंटे तक फ्लूइड दिया जाए तो ह्यूमन बॉडी उस बोझ को संभाल नहीं पाएगी। क्या इसे एक ऐसे सूखे पौधे की तरह देखा जा सकता है जिसे कई दिनों से पानी ना मिला हो और मिट्टी में दरारें पड़ चुकी हों? ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ पर। ऐसे पौधे को मरने से बचाने के लिए शुरुआत में तुरंत बहुत सारा पानी डालना पड़ता है ताकि मिट्टी की दरारें जल्दी से भर जाएं और जड़ों तक नमी पहुंचे। लेकिन क्या उसके बाद लगातार उसी तेजी से पानी डाला जाता है? बिल्कुल नहीं डाला जाता। शायद नहीं। अगर मिट्टी गीली होने के बाद भी लगातार उसी तेजी से पानी आता रहे तो वहां कीचड़ बन जाएगा और पौधे की जड़ें सड़ने लगेंगी। सही कहा, जड़ें सड़ जाएंगी। इसे पौधे के रेफरेंस में देखना आसान है, पर ह्यूमन बॉडी में ये कीचड़ बनने जैसी स्थिति कैसे दिखती है? ये मिट्टी और पौधे की तुलना इस स्थिति को समझने के लिए एकदम बेहतरीन है। बिल्कुल यही स्थिति इंसानी शरीर के अंदर होती है। अगर हम धीमी होती स्पीड यानी 2 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 6 घंटे के रूल को फॉलो ना करें और तेज गति से फ्लूइड देते रहें तो नसें ओवरफिल हो जाएंगी। हाँ, नसों से पानी निकलकर आसपास के टिश्यूज में भरने लगेगा। सबसे बड़ा खतरा होता है फेफड़ों यानी लंग्स का। फेफड़ों में फ्लूइड भर सकता है, जो कि अपने आप में एक नई इमरजेंसी बन जाएगी। बिल्कुल। इसे मेडिकल भाषा में पल्मोनरी ईडिमा कहते हैं। मरीज को डीकेए से तो बचा लिया जाएगा, पर उसे सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाएगी। और कोई ये नहीं चाहेगा कि एक बीमारी ठीक करते करते दूसरी शुरू हो जाए। वही तो। ये समय के साथ धीमी होती गति इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि मेडिकल प्रोटोकॉल्स कितने संतुलित और कैलकुलेटेड होते हैं। ये बताता है कि इलाज सिर्फ कमी पूरी करना नहीं है, बल्कि ओवर करेक्शन से बचना भी है। पर एक सवाल दिमाग में जरूर आएगा कि क्या ये एक तय फॉर्मूला हर एक इंसान पर बिल्कुल वैसे ही लागू होता है? क्योंकि हर मरीज की बॉडी तो एक जैसी स्ट्रांग नहीं होती। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया आपने। और प्रोटोकॉल इस बात को इग्नोर नहीं करता। इसमें साफ तौर पर 3 खास स्थितियों का जिक्र किया गया है जहां इन नियमों में बदलाव या एडजस्टमेंट करना अनिवार्य हो जाता है। हाँ, और वो एडजस्टमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं जान बचाने के लिए। पहली स्थिति है एल्डरली यानी बुजुर्ग मरीज, दूसरी है हार्ट फेलियर के मरीज और तीसरी स्थिति है सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज के मरीज। प्रोटोकॉल कहता है कि इन तीनों केसेस में स्टैंडर्ड फ्लूइड शेड्यूल को केयरफुली एडजस्ट करना चाहिए। तो इन खास कंडीशंस में वो 1, 2, 4, 6 वाला परफेक्ट पैटर्न खतरनाक क्यों हो सकता है? अगर इससे बड़े दृष्टिकोण से जोड़ें तो हम इस पूरी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की फ्लेक्सिबिलिटी और अहमियत को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है मेडिकल फील्ड में। बिल्कुल। जब फ्लूइड की इतनी बड़ी मात्रा नसों में उतारी जाती है तो शरीर के 2 सबसे मुख्य अंगों पर सीधा और सबसे भारी असर पड़ता है, दिल और गुर्दे। हार्ट और किडनीज। सही। हार्ट यानी हमारा पंप और किडनीज यानी हमारे फिल्टर्स। जी। जब कोई बाहरी तरल पदार्थ अंदर आता है तो उसे पूरे शरीर में पंप करने का काम दिल का होता है और एंड में उसे फिल्टर करके यूरिन के रास्ते बाहर निकालने का काम गुर्दों का होता है। और इन तीनों स्थितियों में ये सिस्टम पहले से ही कॉम्प्रोमाइज होता है। एग्जैक्टली। अब सोचा जा सकता है कि इन तीनों स्थितियों एल्डरली, हार्ट फेलियर और सीकेडी में क्या कॉमन है। इन तीनों ही केसेस में ये नेचुरल पंप और फिल्टर सिस्टम किसी न किसी वजह से कमजोर पड़ चुका होता है। तो इसका मतलब अगर हार्ट फेलियर वाले किसी मरीज के केस को देखा जाए तो वहां दिल पहले से ही एक स्ट्रगल करते हुए पंप की तरह काम कर रहा है। वही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में अगर पहले घंटे में ही अचानक 1 लीटर फ्लूइड का बोझ उस पंप पर डाल दिया जाए तो शायद वो उसे आगे पुश ही ना कर पाए।
वो फ्लूइड हार्ट के आसपास या फेफड़ों में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और वहीं से पल्मोनरी एडिमा वाली सिचुएशन बन जाएगी। यानी इलाज फायदा करने की जगह एक नया और शायद ज्यादा जानलेवा इमरजेंसी खड़ा कर देगा, क्योंकि वो पंप उस वॉल्यूम को हैंडल करने के काबिल ही नहीं है। एकदम सही समझे आप। और यही सेम लॉजिक CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज के साथ भी बिल्कुल सटीक बैठता है। गुर्दे हमारे शरीर के मुख्य वेस्ट मैनेजमेंट और फ्लूइड कंट्रोल प्लांट है। फिल्टर्स हैं मेन वाले। हाँ, अगर किसी का फिल्ट्रेशन सिस्टम पहले से ही धीमा काम कर रहा है और वहां लगातार तेज गति से हाइड्रेशन प्रोटोकॉल चलाया जाए, तो जाहिर है कि किडनीज उस स्पीड से फ्लूइड को निकालने में नाकाम रहेंगी। नतीजा वही होगा, फ्लूइड ओवरलोड। और बुजुर्ग मरीजों में भी यही सब नेचुरल एजिंग की वजह से होता है। सही कहा। एज के साथ साथ नेचुरल तौर पर दिल और गुर्दों की क्षमता कम हो जाती है। उनका सिस्टम अचानक आए इन मैसिव फ्लूइड शिफ्ट्स को सह नहीं पाता। इसलिए प्रोटोकॉल ये हिदायत देता है कि इन केसेस में वॉल्यूम को कम करना या स्पीड को और ज्यादा धीमा करना बहुत जरूरी है। यानी रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। मेडिकल इमरजेंसी में ब्लाइंड अडेरेंस किसी किताब का नहीं, बल्कि मरीज की एक्चुअल हालत का किया जाता है। यहाँ पर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि अब हम इस गहरे विश्लेषण के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जो थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव या कहें तो बिल्कुल उल्टा लगता है सुनने में। हाँ, ये वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है पहली बार में। प्रोटोकॉल का अगला हिस्सा बताता है कि इस पूरे हाइड्रेशन और ट्रीटमेंट प्रोसेस के दौरान डॉक्टर्स की नज़र लगातार मरीज के ब्लड टेस्ट्स और परीक्षणों पर होती है। और एक वक्त ऐसा आता है जब मरीज का ग्लूकोज लेवल गिरकर 14 मिलीमोल पर लीटर से नीचे चला जाता है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है। जैसे ही ब्लड टेस्ट में ये 14 मिलीमोल का आंकड़ा दिखता है, प्रोटोकॉल कहता है कि तुरंत एक नया एक्शन लीजिए। ट्रीटमेंट में 10% ग्लूकोज इन्फ्यूजन को जोड़ दीजिए। यानी अब तक जो हाइड्रेशन चल रहा था, अब उसमें 10% ग्लूकोज भी बाहर से शरीर में डाला जाएगा। ग्लूकोज का मतलब सीधे शब्दों में शुगर डाली जा रही है। वही ना। पर यहां रुककर सोचने वाली बात यह है कि डीकेए तो दरअसल ऐसी स्थिति है जहां मरीज का ब्लड शुगर ऑलरेडी डेंजर लेवल तक हाई था पहले, और अब जब वो शुगर गिर रहा है तो बाहर से नया ग्लूकोज क्यों जोड़ा जा रहा है? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और ये सचनी डीके मैनेजमेंट का सबसे जटिल और रोचक हिस्सा है। अगर किसी ऐसे इंसान की नज़र से देखा जाए जिसे डिटेल नहीं पता, तो ये पागलपन लग सकता है। पागलपन नहीं लगेगा। मरीज शुगर की वजह से कोमा में गया था और आप उसको और शुगर दे रहे हैं। वही तो, एक तरफ मरीज हाई शुगर की वजह से कोमा जैसी हालत में ER आया था, और ट्रीटमेंट चलते चलते जैसे ही शुगर 14 मोल प्रति लीटर पर पहुंचा, वापस नसों में मीठा डालना शुरू कर दिया गया। पर इस विरोधाभास या पैराडॉक्स को समझने के लिए डीके के मूल को समझना होगा, उसके रूट कॉज को। जी हाँ, डीके में सिर्फ ब्लड शुगर हाई होना अकेली समस्या नहीं होती। असली समस्या है ब्लड का एसिडिक होना, यानी कीटोन्स का बनना। शरीर शुगर को यूज नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने फैट को जलाना शुरू किया, जिससे एसिड बन गया। और इस एसिड को खत्म करना सबसे बड़ा टास्क है। एग्जैक्टली। और इस एसिड को खत्म करने के लिए हमारे पास एक ही हथियार है, इंसुलिन। यहीं पर उस प्रोटोकॉल के उस ब्रैकेट का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। उस आंकड़े के साथ ब्रैकेट में बहुत कड़े शब्दों में लिखा है कि कंटिन्यू इंसुलिन। हाँ, किसी भी हाल में इंसुलिन बंद नहीं करनी है। यानी इंसुलिन का फ्लो नहीं रोकना है। पर इंसुलिन का डायरेक्ट काम तो ग्लूकोज को कम करना होता है ना। तो अगर ब्लड शुगर ऑलरेडी 14 मिलीमोल्स के डेंजर जोन में आ चुकी है, तो एक आम लॉजिक तो यही कहेगा कि इंसुलिन का पंप बंद कर दो, ताकि शुगर और नीचे ना गिरे। हाँ, ताकि हाइपोग्लाइसेमिक अटैक ना आए। लेकिन प्रोटोकॉल कह रहा है कि इंसुलिन भी चलाते रहो और बाहर से ग्लूकोज भी डालते रहो। यह आपस में टकराने वाली फोर्सेज जैसा नहीं है। एक चीज शुगर गिरा रही है और दूसरी चीज बढ़ा रही है। ये पूरी तरह से टकराने वाली फोर्सेस है, और सच कहूं तो यही इस इलाज का मास्टर स्ट्रोक है। वो कैसे? देखिए, इंसुलिन को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इंसुलिन सिर्फ ब्लड शुगर कम नहीं करती, बल्कि यही वो हार्मोन है जो शरीर को फैट जलाने और एसिड बनाने से रोकती है। ओह, यानी एसिड को रोकना मेन टारगेट है। सही पकड़ा। अगर ब्लड शुगर 140 मिलीमोल पर लीटर देखकर डर के मारे इंसुलिन बंद कर दी गई, तो शरीर दोबारा फैट जलाना शुरू कर देगा और डीके कभी ठीक ही नहीं होगा, एसिड बढ़ता जाएगा। इसलिए इंसुलिन को लगातार चलना ही होगा। लेकिन इंसुलिन लगातार चलेगी तो ब्लड शुगर डेंजरसली लो हो सकती है। हाँ, और वो मरीज की जान ले सकती है। इस खतरे को काउंटर करने के लिए ही बाहर से 10% ग्लूकोज डाला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ग्लूकोज बाहर से इसलिए दे रहे हैं ताकि हम इंसुलिन को रोकने की गलती ना करें। बिल्कुल यही रीजन है।
हम शरीर को थोड़ा ग्लूकोज खिला रहे हैं ताकि इंसुलिन अपना असली काम यानी एसिड और कीटोन्स को खत्म करना जारी रख सके बिना किसी नए संकट को पैदा किए। सही कहा, बिना किसी नए संकट के। क्या इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी बड़ी ढलान पर एक गाड़ी चलाई जा रही हो? एक तरफ ढलान से उतरना जरूरी है, जो कि इंसुलिन का काम है, इसलिए आप इंजन चालू रखते हैं, पर दूसरी तरफ गाड़ी अचानक से ढलान पर स्पीड पकड़कर बेकाबू ना हो जाए और खाई में ना गिर जाए। ब्रेक दबाना जरूरी हो जाता है वहां। हाँ, इसलिए आप हल्के से ब्रेक भी दबा कर रखते हैं, और ये ब्रेक ही बाहर से दिया गया 10% ग्लूकोज है। ये एक परफेक्ट डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करने का तरीका है। ये गाड़ी और ढलान वाली धारणा इस जटिल मेडिकल प्रोसेस को समझने के लिए बहुत ही बेहतर और सटीक है। इंसुलिन वो जरूरी फोर्स है जो बीमारी के कोर यानी एसिड को ठीक कर रही है, और 10% ग्लूकोज वो सेफ्टी नेट या ब्रेक है जो उस फोर्स को इतना आगे बढ़ने से रोक रहा है कि कोई नया इमरजेंसी क्रिएट हो जाए। एकदम ठीक। यहाँ पर प्रायोरिटी ब्लड शुगर को लेवल में लाना नहीं है, प्रायोरिटी ब्लड का पीएच बैलेंस यानी एसिडिटी खत्म करना है। इस पूरे मैकेनिज्म को चलाते रहने के लिए एक वक्त पर आकर दोनों चीजों को एक साथ लगातार फ्लो में रखना पड़ता है। ये सच में दिखाता है कि एक डॉक्टर का दिमाग उस इमरजेंसी रूम में कितने लेवल्स पर एक साथ सोच रहा होता है, और इसी वजह से प्रोटोकॉल्स इतने डिटेल्ड होते हैं। ये पूरी चर्चा वाकई दिमाग के कई दरवाजे खोलती है। तो अगर आज के इस गहरे विश्लेषण की पूरी यात्रा को समेटा जाए तो हमने डीके मैनेजमेंट के मूल पिलर्स को समझा। शुरुआत एक बेहद सटीक 0.9% सोडियम क्लोराइड से होती है, जो शरीर की सूखी कोशिकाओं को बिना झटका दिए स्टेबलाइज करता है। फिर हमने उस रोचक 1, 2, 4, 6 घंटे वाले टाइमलाइन को देखा, जहां शुरुआत एक मैसिव फ्लो से होती है और फिर धीरे धीरे स्पीड आधी और आधी करके धीमी की जाती है, ताकि फेफड़ों या टिश्यूज में कीचड़ न जमे और नए कॉम्प्लिकेशंस न आए। उसके बाद हमने देखा कि प्रोटोकॉल्स अंधे नहीं होते। एल्डरली, हार्ट फेलियर और सीकेडी के मरीजों में वीक पंप और फिल्टर सिस्टम के कारण इन नियमों को कैसे केयरफुली एडजस्ट किया जाता है। और अंत में सबसे बड़ा पैराडॉक्स देखा हमने। हाँ, वो 14 मिलीमोल वाला पॉइंट। बिल्कुल, 14 मिलीमोल के डेंजर लाइन पर पहुंचकर कैसे इंसुलिन को रोकने के बजाय उसे चलाए रखने के लिए बाहर से 10% ग्लूकोज का इन्फ्यूजन शुरू किया जाता है, ताकि एसिडिटी और लो शुगर दोनों से एक साथ लड़ा जा सके। ये सारी जानकारी सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स के लिए ही नहीं, बल्कि किसी के लिए भी बहुत ज्यादा रेलेवेंस रखती है। बिल्कुल, ये सभी को दर्शाती है कि इमरजेंसी मेडिसिन एक्चुअली में कैसे काम करती है। आपातकालीन स्थितियों में सिर्फ एक समस्या को देखकर रिएक्ट नहीं किया जाता, पूरे सिस्टम को एक साथ हैंडल किया जाता है। सही कहा, पूरे सिस्टम को ध्यान में रखा जाता है। ये एक स्टेप बाय स्टेप और टाइम बाउंड साइंस है, जहां प्रोटोकॉल्स का पालन बहुत जरूरी है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस चर्चा से निकलती है वो ये कि असली समझदारी इसमें है कि पता हो कि प्रोटोकॉल कब लागू करना है और कब मरीज के शरीर की हकीकत को देखकर उसको एडजस्ट करना है। हाँ, जैसे उसका दिल या गुर्दे देखकर प्रोटोकॉल को थोड़ा बदलना। ये लकीर का फकीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रिसिजन और अडेप्टेबिलिटी के बारे में है। एकदम पॉइंट पर बात की आपने। मेडिकल साइंस का ये बैलेंस ही उसे इतना असरदार बनाता है। और चर्चा का अंत करते हुए इस पूरे विश्लेषण से निकली एक ऐसी सोच छोड़कर जाना चाहूंगा जो शायद सुनने में आम लगे पर बहुत गहराई रखती है। वो क्या है? अगर एक इलाज में तरल पदार्थ की गति को इतने सटीक और कैलकुलेट किए गए तरीके से घंटों के हिसाब से धीमा करना पड़ता है और अचानक एक खास पॉइंट पर पहुंचकर इंसुलिन जैसी तेज दवा को काउंटर करने के लिए ग्लूकोज को बिल्कुल उल्टे तौर पर जोड़ना पड़ता है, तो ये हमें क्या बताता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बताता है कि संकट के समय मानव शरीर कितनी तेजी से, कितनी जटिल और इंटरकनेक्टेड तरीके से बदलावों पर प्रतिक्रिया करता है। किसी एक अंग का फेल होना या एक हार्मोन का बढ़ना किसी एक जगह तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे बॉडी सिस्टम को असर करता है। सही, वो पूरे सिस्टम को झकझोर देता है और उसको वापस लाइन पर लाने के लिए बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह हार्मोनाइज्ड इंटरवेंशन की जरूरत होती है। एक ऐसी तालमेल जिसमें हर इंस्ट्रूमेंट सही वक्त पर बजेगा। ये सोच सच में हमारे शरीर की उस जटिलता के प्रति आदर बढ़ाती है जिस पर हम आम दिनों में शायद ध्यान भी नहीं देते। बिल्कुल। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। इस जटिल लेकिन बेहद रोचक टॉपिक पर हमारे साथ बने रहने के लिए सभी सुनने वालों का धन्यवाद।